बस बस 11 क्वेश्चन ही हैं। भैया इस बार आपने खुद से बनाया है? नहीं सर, बुक के भी हैं। नहीं, क्वेश्चंस बुक के, मतलब मेरा हैंड रिटन कांड कह रहा है वो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन और साइन आई और साइन आर पे है। ठीक है, उसके बाद हम आगे का पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, दिया है, a ray of light strikes a glass slab 5 centimeter thick, making an angle of incidence is equals to 30 degree. Draw the diagram। तो ठीक है, और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है हमको? 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन। तो न्यू की वैल्यू क्या होती है? साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, न्यू कितना दिया हुआ है हमको? 3/2 साइन 30 भाई 1.5 है ना, और साइन आर हमको निकालना है। साइन आर इक्वल्स टू 1/2 इंटू 3/2, जो कि हो गया अपने 3/4। एक सेकेंड, ठीक है, 1/3 हो गया। अब देखो साइन की वैल्यू हमने 1/3 कहीं नहीं पढ़ी है। ठीक है, साइन की वैल्यू हमने 1/3 नहीं पढ़ी है। ठीक है, इसलिए ये डेटा हमको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि साइन 19.5 डिग्रीज 1/3। तो इस साइन आर को, जो कि 1/3 है, आप इसको लिख सकते हो साइन 19.5। इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई? 19.5। ठीक है, यस आया समझ में? सर। ठीक है, तो ये लगभग कुछ न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने ऐसे ही आप लोग करा दिए। ठीक है, अब आप लोग को बुक में और क्वेश्चन देखकर प्रैक्टिस करनी है। कौन म्यूट कर लो बेटा, नॉइज आ रहा है बहुत। ठीक है, अब एक चीज हमको देखनी है, वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि यदि मान लो कोई दो मीडियम है ना, यहाँ से इंसिडेंट करती है और फिर रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, तो अभी जो मेरी पहली वाली रे है, ये मेरी क्या है? इंसिडेंट रे है, और ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि जो आपकी रिफ्रैक्टिव रे है, अगर मैं उसी पाथ को ट्रेस करते हुए अपनी इंसिडेंट रे प्रोजेक्ट करूं या इंसिडेंट रे को यहां से पास कराऊं, तो जो उस बाद में जो रिफ्रैक्टेड रे निकलेगी वो इंसिडेंट रे को रिट्रेस करेगी। आ रही है बात समझ में? मतलब जो ये रास्ता आया इधर से इधर, अगर हम इस साइड से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं और इसी एंगल के साथ जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, उसको मैं नए केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दूंगा। ठीक है, तो इट विल रिट्रेस द पाथ। ठीक है, आया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी समझ में? किसी को नहीं आया? सर सारी केस में ऐसा ही होता है। हाँ जी, अगर दो मीडियम का हमारा इंटरफेस सेम है ना, हम मीडियम नहीं चेंज कर रहे हैं। ये मेरा पहला मीडियम था बता दीजिए। और ये मीडियम 2 है। यदि रे ऑफ लाइट यहाँ से इधर आ रही है और इस एंगल पे इंसिडेंट करने पे इस एंगल पे रिफ्रैक्ट करती है, अब अगर मैं अपनी रिफ्रैक्टेड रे को इंसिडेंट रे बना दूं
तो जो इंसिडेंट रे है वो मेरी रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगी। आई बात समझ में? नहीं आई? तो सर इसमें एंगल आई इज यस इक्वल सर, टू आ गया। आ जाएगा। हाँ, तो वो उस केस में आई आर बन जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस एंगल से रिफ्रैक्ट हो रही है उसी एंगल से यदि मैं यहाँ से इंसिडेंट रे निकालूं तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पुरानी वाली इंसिडेंट रे को रिट्रेस करेगा। ठीक है, यस सर। मैं आपके लिए उसका स्टेटमेंट है क्या? नहीं है उसका स्टेटमेंट। ठीक है, देखो अब उस चीज से हमको क्या रिजल्ट क्या मिला। ठीक है, देखो ये 1 μ 2 है ना, ये पहले केस के लिए इसका क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, ये चीज होगी स्नेल्स लॉ से। ठीक है, हम पढ़ के आए ये चीज। अब सिमिलरली जब मेरा केस 2 है, ठीक है, जब मेरी रे ऑफ लाइट यहाँ से इधर जा रही है, मतलब मीडियम 2 से मीडियम 1 जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2μ1 का क्या होगा? इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आर है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आई है। 2μ1 की वैल्यू क्या होगी, साइन आर बाय साइन आई हो गई। आ रहा है समझ में? भैया मेरे को नहीं दिख रहा। सर वीडियो पॉज हो गया है। सर वीडियो रुक गया है सर, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है सर। अच्छा, एक हाँ मिनट। सर अब दिख रहा है। ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा था उस समय कि जब हमारी रे ऑफ लाइट, ठीक है, जब हमारी रे ऑफ लाइट यहां से इधर आ रही थी, मीडियम 1 से मीडियम 2, ठीक है, तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 1μ2 था, मतलब ये आई और आर था ये चीज कि नहीं था? तो 1μ2 सर था। साइन आई अपॉन साइन आर होगी। ठीक है, लेकिन जब केस 2 हुआ, जब मेरी लाइट जब मीडियम 2 से मीडियम 1 की तरफ जा रही है, तो उस केस में मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आर होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई होगा। तो इस चीज को मैं यस सर। कैसे नोट करूंगा, 2μ1 इक्वल टू साइन आर साइन आई। ठीक है, मैं अब इन दोनों इक्वेशंस का मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ। 1μ2 इंटू 2μ1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 कैंसिल आ होकर गया। 1 बचेगा। तो 1μ2 इंटू 2μ1 इज 1, और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का रिजल्ट क्या आया? ठीक है, जो चीज मैंने कही थी कि वो रिट्रेस करेगा। ठीक है, तो यदि एयर टू वाटर, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2/3 है, तो वाटर टू एयर के लिए क्या हो जाएगी, 3/2। ठीक है, यस सर। सर मतलब इसमें जो इंसिडेंट है वो रिफ्लेक्शन बन जा रहा है और जो रिफ्लेक्टेड है वो इंसिडेंट बन जा रहा जी बिल्कुल। ठीक है, है। यस सर। सर ये सब एक ही टाइम पे होता है, साथ में ही होता है? नहीं, मैं देखो ऐसे साथ में नहीं होता, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि पहले मैंने लाइट मीडियम 1 से प्रोजेक्ट करके मीडियम 2 की तरफ ले गया, तो केस ये होगा। फिर अगर मैं लाइट को यहाँ से प्रोजेक्ट करके इधर ले जाता हूँ तो केस दूसरा होगा, ऐसा। लेकिन ओके। पाथ वो रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, जो पहले वाले केस में यदि मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस था और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता चल गया था, फिर उसी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को यूज करके मैंने रे को इंसिडेंट कर दिया। यस सर। अब इस चीज में किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। ठीक है, सर पहले वाले केस में रिट्रेसिंग हो रहा था कि नहीं हो रहा था?
मतलब तो मतलब पहले वाले केस में रिट्रेस हो रहा था कि वो नहीं हो रहा था ना पहला सर? केस तो हमने पता एंगल पता करने के लिए किया ना, हाँ सर। एंगल पता पड़ेगा तो ही ना उस एंगल पर डालेंगे, ठीक है। हाँ सर। चलो ये चीज हो गई। अब इसके बाद आप लोग के सिलेबस में क्या है, ठीक है, ये मेन टॉपिक्स तो हो गए हैं, ठीक है। एक चीज जो हमको और देखनी है वो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, देखो ये ग्लास स्लैब है मैंने मान लिया, ठीक है। अब ये नॉर्मल टू सरफेस है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट पे एक एंगल पे इंसिडेंट कराई, वो क्योंकि ये रेयरर से डेंसर आ रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। यस सर। और फिर मैं इसी रे को अपनी इंसिडेंट रे मानूं, अब ये क्योंकि फिर इस डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यस सर। लेकिन मैं एक चीज ऑब्जर्व करता हूँ कि जो मेरी शुरू वाली इंसिडेंट रे थी, ठीक है, इस रे को मैं क्या कहता हूँ, इंसिडेंट रे, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे, और ये मेरी कौन सी होती है, इमर्जेंट रे, ठीक है। ये सब आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो, ठीक है। तो ये जो दोनों रेस के बीच का जो डिफरेंस, ठीक है, या इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, या लाइट रे कितनी डेविएट हो गई अपने पाथ से, ठीक है, या कितनी डिस्प्लेस हो गई अपने पाथ से, इसी को क्या कहता हूँ, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहता हूँ, लेटरल, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। आधी बात समझ में सभी को? यस सर। हाँ भैया। सर एक बार बता दीजिए। मैंने ये कहा कि यदि कोई ये ग्लास स्लैब है मान लो, ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है, क्योंकि ये रेयर से डेंसर मीडियम है तो ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। अब ये ग्लास स्लैब को क्रॉस करके फिर से बाहर जाने की कोशिश करेगी तो वो डेंसर रेयर मीडियम हो जाएगा, ग्लास स्लैब डेंसर है, बाहर वाला मीडियम रेयर है, तो इट विल बेंड यस अवे सर। फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। ये तो बेंडिंग हो गई। इस रे को मैं कहता हूँ इंसिडेंट रे, इसको रिफ्रैक्टेड रे, और इस रे को इमर्जेंट रे। लेकिन तो मैं जो मेरी इनिशियल इंसिडेंट रे थी उसको मैं प्रोड्यूस करूं तो मेरे को क्या दिखता है कि देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बोथ द रेस, ठीक है। जो ओरिजिनल रे है वो अपने पाथ सर से थोड़ा सा, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत आ रहा है। अरे म्यूट कर लो सब। यस सर। तो जो रे ऑफ लाइट है वो थोड़ा सा डेविएट हो गई अपने पाथ से, और इसी डिस्प्लेसमेंट को मैं कहता हूँ लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लाइट, ठीक है। अब देखो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। पहला डिपेंड करेगा थिकनेस ऑफ द मीडियम, ठीक है। पहला किस पे डिपेंड करेगा, थिकनेस ऑफ द मीडियम, ठीक है। जितना ज्यादा थिक होगा उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। दूसरा डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, ठीक है। जितना ज्यादा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है, उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ यस में? सर। यस सर। और एक तीसरी चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। ठीक है, इस केस में भी यही है कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ सर। तो अब यस सर। क्यों बता रहा हूँ, कौन क्यों फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर ये इसलिए बता रहा हूँ कि हमको मान लो कि केस वाइज क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में कि दो रे ऑफ लाइट हैं या दो ग्लास स्लैब्स हैं, उनका थिकनेस एक का इतना है दूसरे का इतना है, तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओ सॉरी,
लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा, ठीक है, तो वो आप लोग कर Yes. सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद, ठीक है, उसके बाद एक और जो है वो सर जितना ज्यादा थिकनेस उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जी, जितना ज्यादा थिकनेस होगा उतना ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब हमने वो चीज तो पढ़ ली, ये भी देख चुके हैं। ठीक है, अब एक टॉपिक हमको देखना है कि रिलेशनशिप बिटवीन ठीक है वेवलेंथ्स। अभी वेवलेंथ्स क्या कह रहा हूं मैं कि देखो यदि रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, ठीक है, तो उसकी वेवलेंथ में कुछ चेंज आएगा, ठीक है। यदि मैं मान लूं ये मेरा मीडियम एयर है और ये कोई दूसरा मीडियम M2, ठीक है, एयर के लिए स्पीड ऑफ लाइट मेरा कितना होता है c, ठीक है, Yes. और वेवलेंथ कितना होगा लैम्डा होगा। यस सर। और इस केस के लिए मैं मान लेता हूँ उस मीडियम के लिए मेरा स्पीड ऑफ लाइट कितना है v, और जो मेरा वेवलेंथ है वो क्या है लैम्डा डैश, ठीक है, मेरा वेवलेंथ क्या है लैम्डा डैश। अब मेरे को एक चीज ये पता है कि रे ऑफ लाइट का स्पीड तो चेंज होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है उसका वो सेम रहता है। और कल ही मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ, ठीक है, कल ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था f इक्वल्स टू v बाय लैम्डा, ठीक है। क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी सेम है तो पहले केस के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी c बाय लैम्डा, और यहाँ इस केस में क्या होगी v बाय लैम्डा लैम्डा, डैश। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी सेम है मतलब ये दोनों चीजें भी सेम है। Yes, sir. इसका C upon lambda v equal to अपॉन V लैम्डा upon. इज इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा डैश। आ रही है बात समझ? Yes, sir. अभी कुछ Yes, sir. समय पहले ही हमने ये पढ़ा कि c बाय v की वैल्यू क्या होती है बताओ। Refractive index. वेरी गुड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो म्यू हो गई, तो म्यू की वैल्यू हमको क्या मिली लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। अब हमको लैम्डा डैश। Yes. हमारा इंटरेस्ट इस चीज में, हमको ये लैम्डा डैश की वैल्यू नहीं पता है, हमको ये फाइंड करनी है। तो लैम्डा डैश की वैल्यू क्या आएगी लैम्डा अपॉन म्यू, म्यू। ये भी एक रिजल्ट है, इसको लिख लो, Yes. न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। वेवलेंथ एक मीडियम का दिया रहेगा दूसरे मीडियम का फाइंड करना रहेगा यदि उनके बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता है, ठीक है। एक ये रिजल्ट भी आप Yes. लिख लीजिए। सर एक बार वो बता देंगे कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू स्पीड और अपॉन वेवलेंथ कैसे डिराइव हुआ। ठीक है, वो भी अभी बता देता हूँ। देख एक चीज हमको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, हाँ सर। ठीक है। यस सर। ये फॉर्मूला मेरे को पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। अब अगर मैं एक वेव के बारे में, मैंने आप लोगों को क्लास में शुरू में बताया है कि वेवलेंथ क्या होता है कंप्लीट, है ना, हाँ कम सर। कंप्लीट साइकिल को वेवलेंथ कहते हैं। और कंप्लीट ऑक्सीलेशन को। साइकिल को जो चलने में टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो लेट द टाइम पीरियड बी टी, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है, यहाँ हमने डिस्टेंस कितना चला वेव में लैम्डा बाय टी, ठीक है। अब हाँ सर। यस सर। स्पीड अपॉन लैम्डा ये आ जाएगा 1 बाय टाइम पीरियड,
और 1 बाय टाइम पीरियड ही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। 1 बाय टाइम पीरियड ही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ मेरे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया v बाय लैम्डा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ भैया। है ना, तो इस चीज को लिख लो, है ना। फिर हमको एक टॉपिक और लिख देखना लिया है, सर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, लिख लिया सर। बाकी भी लिख लें। भैया लिख लिया। तो आप लोग टॉपिक तो नोट्स करते जा रहे हो ना कि भैया क्या क्या पढ़ना है क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ठीक है, ठीक है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, यस सर। हमने पढ़ा था साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, अब बोलो कि हम दो फॉर्मूले हैं, हम इनसे क्या क्या उठा सकते हैं। देखो, सबसे पहला ये चीज है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम से हमको लाइट की स्पीड तो उस मीडियम में सेम रहेगी, तो हम इसको फैक्टर नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ मीडियम। क्या कहेंगे, नेचर ऑफ मीडियम, क्योंकि मीडियम के चेंज होने से स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम वुड चेंज। तो अब पहला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ मीडियम, जो कि इफेक्ट करेगा किसको, स्पीड ऑफ लाइट को, जिससे हमारा लाइट को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। ठीक है, पहला तो आपको ये चीज आ गई। अब कोई ये भी तो कह सकता है भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस पर भी तो डिपेंड करता है। डिपेंड करता है, लेकिन क्या होता है कि उसी के साथ उसी रिस्पेक्ट में हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाता है, तो म्यू की वैल्यू फिक्स रहती है। ठीक है, एक दो किसी भी मीडियम्स के लिए म्यू की वैल्यू फिक्स रहती है और उसको साइन आई और साइन आर से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये नहीं लिखेंगे कि यस एंगल सर। ऑफ इंसिडेंस से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये चीज हमको नहीं लिखनी है। पहला नेचर ऑफ मीडियम, दूसरा फिजिकल कंडीशंस। फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, क्योंकि वो टेम्परेचर चेंज होने से क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट में चेंजेस आते हैं। ठीक है, यस सर। टेम्परेचर चेंज होने से स्पीड ऑफ लाइट में चेंजेस आते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी। हाँ, सर नेचर ऑफ मीडियम कैसा होना चाहिए, उसका प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, जैसे अगर रेयरर होगा तो ज्यादा होगी कि डेंस होगा कि ज्यादा होगी समझ नहीं पा रहा हूँ। स्पीड? अब तुम ही बताओ, स्पीड डेंजर में ज्यादा होगी रेयर में? एक सड़क रेयर। में बहुत भीड़ है और एक सड़क जिसमें खाली है, इसमें सर देखना, रेयरर। खाली सड़क में तो लाइट रेयर में। रेयर में ज्यादा होगी। ठीक है, फिजिकल कंडीशंस हो गई, आगे हमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब चीजें। तीसरा है वेवलेंथ। अभी हम लोग लैम्डा डैश इज लैम्डा बाय न्यू, सो वेवलेंथ ऑफ लाइट डिपेंड करती है। ठीक है, कार्तिक म्यूट करो। वेवलेंथ ऑफ लाइट भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मतलब ये तीन पैरामीटर्स हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में?
यस सभी को क्लियर है? जी भैया। ठीक है, आज हमने जितना पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, कुछ क्वेश्चंस देखे और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ा हमने। ठीक है, और क्या पढ़ा? लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों आया समझ में आप लोग को ये सब चीज़? यस सर। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस है ना आप लोग, चलो आज तो आप लोग को टेस्ट देना है, ठीक है, लेकिन टेस्ट के बाद टाइम मिले तो पहली एक्सरसाइज आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और कल हम रीडिंग करेंगे इस चैप्टर की। और सर क्वेश्चन आंसर लिखना है? क्वेश्चन आंसर्स आज आप लोग टेस्ट ही दे दो अच्छे से मैथ्स का, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स कल यस देख लेंगे, ठीक है। सर। कल जो बाकी बचा पार्ट है उसकी रीडिंग कर लें। 2 एक्सपेरिमेंट्स अभी और हैं, ठीक है, हम वो 2 एक्सपेरिमेंट्स भी कल देखेंगे, ठीक है। हाँ सर, मैं वही बोल रही फिर एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आप लोग कल क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा, फिर आगे का देखते हैं, ठीक है। आज आप लोग टेस्ट शाम 5 बजे तक सबमिट यस सर। करें। ओके सर हम्म, सर मेरे को लैटरल डिस्प्लेसमेंट में डाउट आ रहा है। क्या नहीं समझ में आया? सर उसमें इंसिडेंटली उसमें इमेजिनरी है ना जो सीधी जा रही है। हाँ, अगर कोई मीडियम नहीं हो तो वो सीधी जाती ना। तो यहाँ यस पर सर। हमने इसको दिया, हमने माना कि अगर कोई मीडियम नहीं होता तो ये यहाँ से सीधी पास होती, यस सर। रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे बेंडिंग हुई उसकी, यस। ठीक है। और कुछ किसी कोई डाउट? आप लोग ने पूछोगे तो फिर मैं पूछूंगा, ठीक है। भैया भैया हाँ भैया, बोलो। इस चैप्टर में सर कोई प्रिज्म डाउट है? नहीं है। इस चैप्टर में प्रिज्म। हाँ, प्रिज्म भी इसी चैप्टर में, और आगे कभी काफी कुछ है इस चैप्टर में। सर डिफ्लेक्शन भी तो होता है ना? अब वो सब है, अभी आगे है वो सब, ठीक है। अभी बहुत लंबा चैप्टर, टाइम लगेगा इसको खत्म करने में, ठीक है। ओके सर। ओके बाय भैया। बाय, है ना। थैंक यू सर। अच्छा बाय एक सर। चीज और, मैं थैंक यू ये भैया। बाय भैया। क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स डाल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग किसी को भी लगे कि हाँ देखना है फिर से, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यस सर। यस सर।